कक्षा 10 भूगोल की आपकी पुस्तक है और पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 2 अध्याय 2 और अध्याय का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भाग 2 इसका आज हम करेंगे। भाग 1 में हम आपको जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उन जीव जंतुओं के बारे में बता चुके हैं जिनकी संख्या या तो काफी कम हो गई है या कम हो रही है या जो इस पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। चित्र आप उनके जीव जंतुओं के देख चुके हैं। तो भाग 2 में हम वे कारण करेंगे जिनके कारण वनस्पति जात, यानी वनस्पति जात का मतलब है पेड़ पौधे, और प्राणी जात का मतलब है जीव जंतु को नुकसान पहुंचा है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को भयानक नुकसान हुआ है। What are the negative factors that causes such fearful depletion of the flora and fauna? कारण हम करेंगे कि जिनके कारण वनस्पति और जीव जंतु को नुकसान पहुंचा है या खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। वास्तव में वनस्पति जात और प्राणी जात को नुकसान पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं है। जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है वो व्यक्ति या मनुष्य स्वयं है। कैसे है? हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमने इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पेड़ पौधों और प्राणी जात या जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाला और कोई नहीं है बल्कि मनुष्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो लकड़ी है, रबड़ है, दवाइयां हैं, भोजन है, वो इन सभी चीजों के लिए वनों पर या फिर जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। इसलिए उसी ने ही इन सबको नुकसान पहुंचाया है। दूसरा कारण क्या है? भारत में वनों को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों के समय में रेल लाइन, कृषि और खनन क्रियाओं के कारण, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने भारत के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए जो वनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो अंग्रेजों के समय में पहुंचा है। उन्होंने रेल लाइन, कृषि और खनन, यहाँ के जो खनिज पदार्थ थे उनको निकालने के लिए खनन क्रियाओं के कारण हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति जब वहां से वो नुकसान होना शुरू हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को साफ किया गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1951 से 1980 के बीच, यानी कि 30 सालों के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि जहां पहले वन होते थे, कृषि की मांग को पूरा करने के लिए उन वनों को काट दिया गया और वहां पर अब कृषि की जाने लगी। तो 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर है ये वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण, इनरिचमेंट कहते हैं इसको, भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण है क्या, या सरल शब्दों में हम कहें तो व्यापार के लिए कुछ या एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर लगाने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। साधारण शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें कि कोई खास पेड़ को लगाने के लिए, कि क्योंकि उसका बड़े पैमाने पर उद्योगों में प्रयोग होता है या उससे लकड़ी बनाई जाती है, तो सिर्फ उसी पेड़ को लगाने पर बल दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दूसरे जो पेड़ थे वो खत्म हो गए या दूसरे पेड़ों की जो जातियां थी वो खत्म हो गई है। उदाहरण के लिए
केवल सागवान के ही पेड़ लगाने से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद, क्योंकि सागवान की लकड़ी काफी कीमती होती है, इमारती लकड़ी होती है। तो जब सागवान के पेड़ लगाए गए तो दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। एक है कारण क्या है जिसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात को काफी नुकसान पहुंचा है, वो है बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं ने भी वनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इन नदी घाटी परियोजनाओं के लिए नदियों पर, नदी घाटी परियोजना का मतलब है कि जब नदी पर बांध बनाए जाते हैं और बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, तो जहां पर पानी को रोका जाता है वहां पर जो भी वन होता है वो सारा का सारा इलाका पानी से भर जाता है और वो वन खत्म हो जाता है। तो बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं ने भी वनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इन नदी घाटी परियोजनाओं के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाने के लिए एक बड़े वन क्षेत्र को साफ किया जाता है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी नई नई नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं। 6 कारण है वनों की बर्बादी में खनन ने भी, खनन का मतलब है खनिज पदार्थों को निकालने के लिए खाने खोदना। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिजों को निकालने के लिए खाने खोदनी पड़ती हैं और खाने खोदने के लिए एक बड़े वन क्षेत्र को साफ करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। इसने वहां कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है पश्चिम बंगाल का। तो वहां डोलोमाइट का खनन करने के लिए, निकालने के लिए जो किया गया है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व वहां उसको गंभीर खतरा पैदा हो गया। वनों और वन्य जीवन के विनाश से वनों पर आधारित अनेक समुदायों के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो जिस प्रकार से वनों को खत्म किया जा रहा है, तो वन में जो बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये लोग गरीब होते जा रहे हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति आदि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। इस गरीब वर्ग में भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित हुई है। कई समाजों में खाना बनाने, चारा लाने, पानी लाने और अन्य जरूरी वस्तुओं को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उन्हें संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं। तो वही लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ जाने के कारण घर और बच्चों की भी अनदेखी होती है। इससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं कि जब घर की अनदेखी होगी तो परिवार नाम की जो संस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अतः यह जरूरी हो जाता है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाए, कि जिस तरह से इनको खत्म किया जा रहा है वो आने वाले समय में पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि संरक्षण से ही पारिस्थितिकी की विविधता भी बनी रहती है। अलग अलग अगर वन होंगे तो अलग अलग प्रकार के जीव वहां फलते फूलते रहेंगे तथा हमारे जीवन के लिए उपयोगी संसाधन जल, वायु और मृदा भी बने रहते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, अपने देश में वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। अंडरलाइन कर लीजिए कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। 1972 में। इस अधिनियम में वन और वन्य जीवन को बचाने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। क्या क्या कहा गया है। पहला है, वन्य जीवों के आवास के अनेक प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम में। वन्य जीवों के उनके आवास को सुरक्षित रखने के लिए
अनेक प्रावधान किए गए हैं। सारे भारत में रक्षित जातियों की एक सूची बनाई गई है, कुछ जानवरों की या कुछ जीव जंतुओं की एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें उनको रक्षित घोषित किया गया है कि उनकी रक्षा की जाएगी। बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव के लिए उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो जातियां बची हैं, खत्म होने कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं, उनको बचाने के लिए उनके शिकार पर प्रतिबंध इसी अधिनियम में लगा दिया गया है। और चौथा है जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई है। ये सब इसमें प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाघ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर। एक महत्वपूर्ण परियोजना है ये। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। अंडरलाइन कीजिए कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। 1973 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खत्म होते हुए बाघों को बचाना था, क्योंकि बाघ जो है वो संकटग्रस्त जाति में आ गया है जिनकी संख्या खत्म होती जा रही है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में बाघों की संख्या 55,000, जो पहले किसी जमाने में 55,000 हुआ करती थी, 1973 से पहले जब दोबारा उनको गिना गया तो पाया गया कि बाघों की संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई थी। तो कितनी कमी हुई ये आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। 1,827 रह गई थी। बाघों की संख्या घटने का कारण उनकी खाल का व्यापार करना तथा उनकी हड्डियों का दवाइयों में प्रयोग होना था, इसलिए उनकी संख्या लगातार घट रही थी। इसके अलावा अपने भोजन के लिए बाघ जिन जंगली जानवरों पर निर्भर करते हैं उनकी संख्या भी कम हो गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत में 39 बाघ रिजर्व, यानी बाघ रिजर्व का मतलब है कि जो बाघों के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं, जिनको हम पार्क भी कह सकते हैं, बाघ रिजर्व स्थापित किए गए हैं। इन बाघ रिजर्व में बाघों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखकर उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसा करने से बाघों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कुछ बाघ रिजर्व 39 हैं, लेकिन उनमें से कुछ को जान लेना जरूरी है। आपके पेपर में मैप एक्टिविटी भी आएगी, तो कुछ आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी ये बाद में हम करेंगे। कुछ बाघ रिजर्व इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 3 हमने इसमें बता रहे हैं, इनको आगे मैप में भी देखेंगे। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। तो ये आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड है, तो ये जिम कॉर्बेट ये बाघ रिजर्व है जो बाघों के लिए सुरक्षित किया गया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल ये है, पश्चिम बंगाल में ये सुंदरगढ़ नेशनल पार्क है। और इसी प्रकार ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपने बनाना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो बाघों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार, सेंचुरी भी हम किसको कह सकते हैं, सरिस्का वन जीव पशु विहार। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। ये भी इसमें दिखा रहे हैं, ये असम है, यहीं पर मानस है बना है जो बाघों के लिए है। इसी प्रकार राजस्थान में भी है सरिस्का और नीचे केरल में दिखा रखा है पेरियार। ये केरल है अगर आप देख रहे हैं, और केरल में इस जगह पर ये जो आप माउस देख रहे हैं पेरियार नेशनल पार्क, जो बाघों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जहां बाघों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है ताकि जो संख्या उनकी घट गई थी उस संख्या को बढ़ाया जा सके।